खबर दिन भर देखेंगे आप। मैं हूं आपके साथ आपका मेजबान रहीम अहमद खान। नजर डालेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। आगाज हेडलाइंस के साथ करेंगे। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। लोकसभा में 8 सांसदों का निलंबन हटा। स्पीकर पर कागज फेंकने पर हुए थे सस्पेंड। स्पीकर ने मर्यादा और अनुशासन में रहने की अपील की। बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले बड़ी गर्म बयानबाजियों के बीच टीएमसी ने 291 सीटों पर उतारे उम्मीदवार। ममता बनर्जी भवानीपुर से लड़ेंगे चुनाव। क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक को बड़ी राहत। एनएसए के तहत चल रहा मामला सरकार ने वापस लिया। आज जोधपुर जेल से हुए रिहा। पाकिस्तान के एयर स्ट्राइक से काबुल दहला। शहबाज शरीफ ने हमले से किया इनकार। तालिबान बोला अस्पताल पर बम गिराया, 400 मौत। ईरान के टॉप कमांडर अली लारिजानी और बासिज कमांडर पर एयर स्ट्राइक। इजराइल का दावा, मारे गए। ईरान ने खबरों को किया मुस्तरद। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने आज सदन में बड़ा फैसला सुनाया। बजट सेशन के दौरान निलंबित किए गए 8 अपोजिशन सांसदों का निलंबन समाप्त कर दिया गया। ये सांसद फरवरी में सदन में हंगामा और अनुशासनहीन व्यवहार के आरोप में पूरे सत्र के लिए सस्पेंड किए गए थे। सांसदों का निलंबन रद्द किए जाने पर कांग्रेस सांसद के सुरेश ने कहा, स्पीकर ने कुछ निर्देश दिए हैं और संसदीय कार्य मंत्री ने भी सदन की मर्यादा और अनुशासन का जिक्र किया। अब यह फैसला लिया गया है कि निलंबित सदस्यों का निलंबन आज ही वापस लिया है। स्पीकर साहब को याद आई, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, लेकिन मैं उनको कहना चाहता हूं, हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन आप मत कीजिए, हमारी आवाज़ मत दबाएं। कभी कभी हमें लगता है कि निशिकांत दुबे, अनुराग सिंह, ये बिट्टू, इन्होंने संसद मतलब कि इन्हीं का ही है। सब जगह 0 आवर में इनको समय, पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे इनको समय, सप्लीमेंट्री पे इनको समय 15-15 मिनट। हमारा सवाल लगा होता है तो हमें बोलने नहीं दिया जाता। तो हमारी यही गुजारिश है कि हम गरिमाओं का ध्यान रखेंगे, लेकिन आप भी मर्यादाओं का ध्यान रखें कि क्या एक चुने हुए संसद की मर्यादाएं हैं। It's a good step, it's a good gesture on the part of the government as well as on the part of the Honourable Speaker in resolving the dispute and revoking the suspension of the MPs. It's a very, very welcoming step on the part of the whole parties. All parties meeting also have met yesterday and decided to revoke the suspension, and I think it will be done today in the House. And also some guidelines are issued by the Honourable Speaker regarding the conduct of the proceedings of the House. Not only the proceedings of the other, even outside the parliament. राज्यसभा में आज फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने कहा, मुश्किल समय में भी एलपीजी की लगातार आपूर्ति को यकीनी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। घरेलू एलपीजी उत्पादन क्षमता भी बढ़ा रहे हैं। A lot of members spoke about LPG crisis. How are we managing? Are we doing anything at all to manage it? The Petroleum Natural Gas Minister has spoken about it. I don't want to elaborate on it, but just to reassure, nearly 65% of all our LPG is imported, and overwhelmingly majority of it, 90% of the 65% comes from Strait of Hormuz, and as a result there are speculations about will we get it, will we not, but there are enough and more reports in the public domain as to how we are ensuring steady flow even in these turbulent times. So, but we are not just depending on getting the steady flow even in troubled waters. The way in which we have built our power sector. आज भी लोकसभा में इंडियन रेलवे की खस्ताहाली पर अपोजिशन ने चर्चा की। चर्चा में हिस्सा लेते हुए टीएमसी सांसद सौगत रॉय ने कहा, सरकार का ध्यान शानदार ट्रेनों पर है, गरीब यात्रियों पर नहीं। उन्होंने कहा कि पूर्व रेल मंत्री ममता बनर्जी के कार्यकाल में शुरू की गई कई परियोजनाएं पूरी नहीं हुई,
टीएमसी सांसद ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए इल्जाम लगाया कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव गरीबों को ले जाने वाली ट्रेनों की उपेक्षा करते हुए दिखावटी हाई स्पीड ट्रेनों पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। I shall make a brief submission on the railway budget. The railway minister is the glamour boy of the government. He is an engineer from IIT Kanpur. He is a former IAS officer of the Odisha cadre, and he is also a favorite of the Prime Minister, who has given him 3 ministries. And there is no doubt that he has some achievements to his credit. During his time, Mizoram has been connected. Sir, camera नहीं चल रहा है, देखिए जरा. Mizoram Aizawl has been connected by railway line. Chenab Bridge has been constructed to connect Kashmir. आ गया कैमरा. And आ गया. And the Pamban Bridge, vertical lift bridge that has been done. I congratulate the minister for these achievements. लोकसभा में कल और आज इंडियन रेलवे की खस्ताहाली पर कई सवाल उठाए गए, जिन पर आज रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने जवाब देते हुए कहा, पिछले 10 सालों में पीएम मोदी की क़यादत में रेलवे की फाइनेंशियल कंडीशन में बेहतर सुधार हुआ है। माननीय अध्यक्ष जी, रेलवे की फाइनेंशियल हेल्थ अभी जो भी प्रयास हुए हैं माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इन 10 वर्षों में बहुत सुधरी है। सबसे पहली बात ये कि जो पहले अकाउंट्स की एक क्रिएटिविटी होती थी वो न होके अब एकदम ट्रांसपेरेंट तरीके से अकाउंट्स आज पब्लिश किए जाते हैं, क्योंकि जनरल बजट में ये मर्ज हो चुका है। तो सभी पब्लिक सेक्टर एंटिटीज के जो अकाउंट्स होते हैं उसी तरीके से रेलवे के अकाउंट्स भी होते हैं। आज रेलवे के जो बड़े खर्चे हैं उसमें स्टाफ की कॉस्ट सबसे बड़ी है, करीब 1,19,000 करोड़ रुपए की। उसके बाद में एनर्जी की कॉस्ट है, जिसमें डीजल और इलेक्ट्रिक दोनों है। डीजल लगातार कम होता जा रहा है और बहुत जल्दी कंप्लीट भी फिनिश भी हो जाएगा। तो एनर्जी की कॉस्ट करीब 32,000 करोड़ रुपए है। और जो इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ उसका लाभ भी मिला है माननीय अध्यक्ष जी, करीब 6,000 करोड़ रुपए का रेलवे को बचत हुई है डीजल से इलेक्ट्रिसिटी में शिफ्ट होने के कारण। फिर फाइनेंस की कॉस्ट है करीब 23,000 करोड़ रुपए की, और पेंशन बहुत बड़ा खर्चा है, करीब 64,000 करोड़ रुपए का खर्चा है। इन सब खर्चों को मीट करने के बाद में भी आज करीब एक मॉडेस्ट सा सरप्लस बनता है, जो कि बहुत ही मेहनत और बहुत ही अच्छे माननीय प्रधानमंत्री जी की पॉलिसीज के कारण संभव हो पाया है। रेलवे का बहुत बड़ा फोकस है सेफ्टी पे, पैसेंजर एमिनिटीज पे और पैसेंजर्स के लिए जो सुविधाएं हैं उनको बढ़ाने के लिए। माननीय पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए टीएमसी ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी। कालीघाट वागड़ टीएमसी दफ्तर में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने 291 विधानसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया। ममता बनर्जी भवानीपुर से चुनाव लड़ेंगी। भाजपा अपनी पहली सूची जारी कर चुकी है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी को भवानीपुर और नंदीग्राम विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाया गया है। पिछले विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी को नंदीग्राम सीट पर शुभेंदु अधिकारी ने पराजित किया था। उसके बाद उपचुनाव में ममता बनर्जी भवानीपुर सीट से जीत हासिल उन्होंने की थी। टीएमसी के उम्मीदवारों की लिस्ट जारी किए जाने के बाद यह साफ हो गया है कि भवानीपुर सीट पर ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी के बीच मुकाबला होगा। तो वहीं टीएमसी ने खड़गपुर से प्रदीप सरकार को मैदान में उतारा। बीजेपी के दिलीप घोष से उनका मुकाबला होगा। बहुत अच्छा लग रहा है। मैं धन्यवाद दीदी ममता दीदी को एवं अभिषेक बनर्जी को देना चाहूंगा हम लोग का मेरा ऊपर भरोसा रखने के लिए, क्योंकि लास्ट 21 का जो इलेक्शन हुआ था हम लोग बहुत कम मार्जिन में हार चुका था। वो हारने के भी बजाय था खड़गपुर में रेल आके बहुत जुलूम अत्याचार किया। रेलवे ऑफिसर लोग डायरेक्टली बीजेपी के होकर काम करने चालू कर दिया था। तो इस बार आदमी देखा कि खड़गपुर में दिलीप घोष का 8 साल और हिरन का 5 साल खड़गपुर का बर्बादी के लिए बहुत टाइम गया। तो इसलिए आने वाला दिन
खड़गपुर का हम लोग विश्वास करते हैं कि आने वाला दिन ममता बनर्जी को देख के, यह मैं नहीं, भारतीय ममता दीदी है, हमारा एक ही नेत्री है ममता बनर्जी, उसको देख के वोट होगा, अभिषेक बनर्जी को देख के वोट होगा। खड़गपुर का आदमी विश्वास करता हूँ कि ये वाला इलेक्शन में ममता बनर्जी के उम्मीदवार को ज्यादा से ज्यादा वोट से जिताएगा, क्योंकि आदमी मैंने देख चुका, बीजेपी को दे के वोट आदमी कुछ काम नहीं खड़गपुर हुआ, ना रेल का हुआ। चुनाव आयोग ने असम विधानसभा चुनाव 2026 की तारीखों का भी ऐलान कर दिया। इसके बाद आज विधानसभा चुनावों को लेकर बीजेपी कोर ग्रुप की एक अहम बैठक हुई, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा और बीजेपी के बड़े नेताओं ने हिस्सा लिया। असम के उम्मीदवारों पर यहां मंथन किया गया। इस बैठक में हेमंत बिस्वा शर्मा भी शामिल हुए। सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने इस दौरान कहा कि कल या परसों तक पार्टी के उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी जाएगी। गृह मंत्री जी से बातचीत होते थे तब तो मेरा मालूम हो जाते थे, लेकिन मेरा नहीं लगता है कि अभी तक प्रद्युत बरदलोई कोई बीजेपी का नेता उससे बातचीत किए हैं, मुझे नहीं लगता है। लेकिन राजनीति हमेशा संभावनाओं का ऊपर निर्माण होते हैं, तो संभावना है कि प्रद्युत बरदलोई साहब का साथ हमारा संपर्क बन सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं बन सकता। आज हमारा पार्टी का लिस्ट का ऊपर प्रारंभिक चर्चा हुए, कल हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड है, मेरा लगता है कि कल देर नाइट या परसों सुबह पार्टी का लिस्ट। तो वहीं कांग्रेस ने केरल विधानसभा चुनाव के लिए पहली लिस्ट जारी कर दी। पार्टी ने पहली लिस्ट में 55 कैंडिडेट्स के नाम अनाउंस किए। कांग्रेस केरल में यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट की सबसे बड़ी पार्टी है। कांग्रेस की पहली सूची में वीडी सतीशन, सनी जोसेफ, रमेश चेन्निथल्ला, एम मुरलीधरन, आयशा पोट्टी, चांडी ओमेन और आर्यदान शोकत के नाम शामिल हैं। कांग्रेस ने मलयालम एक्टर रमेश पिशारोडी पलक्कड़ से उनको चुनावी मैदान में उतारा है। राज्य में विधानसभा चुनाव 9 अप्रैल को होंगे। नतीजे 4 मई को घोषित किए जाएंगे। क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक के ऊपर लगाए गए एनएसए को केंद्र सरकार ने रद्द करने का फैसला लिया है। इसके बाद वांगचुक को राजस्थान के जोधपुर केंद्रीय जेल से आज रिहा कर दिया गया। लद्दाख के क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने कहा कि आज मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूं। इन 2 दिनों में अपनी आवाज़ वापस पाने, अपने छोटे पंख फैलाने और खुद को नई दिशा देने के बाद मैं थोड़ा लालची इंसान हूं। मेरे लिए एक जीत काफ़ी नहीं। उन्होंने कहा कि सरकार ने भरोसा बनाने और मतलब की बातचीत को आसान बनाने के लिए हाल ही में हाथ बढ़ाया है। So now that we have this constructive dialogue, it makes my job easy. Otherwise, I was waiting to come out either as we win in the court or after 12 months. I was very well prepared to spend 12 months and come out and share the horror stories of all the wrongs that happened on me and on her. Right from how abruptly from my home I was bundled up and thrown into this jail without any opportunity even to call my family or my lawyers for days, more than a week. Or of her, who could not even meet journalists to voice her anguish with heavy security positioning around the campus, and how she slipped out into Delhi to knock the doors of the court, and how for 2 or 3 weeks there was kind of cat and mouse chase on the streets of Delhi with her cars followed by people in cars and motorcycles. It was all a filmy. उत्तर प्रदेश सरकार ने सेहत की सुरक्षा के लिए बड़ा फैसला लिया। अब 1 अप्रैल से राज्य में हर अंडे पर लेड डेट और एक्सपायरी डेट की मुहर लगाना जरूरी हो जाएगा। इसका मतलब है कि अब दुकानदार ताज़ा अंडे कहकर पुराना या खराब अंडा नहीं बेच पाएंगे। ग्राहक खुद डेट देखकर समझ सकते हैं कि अंडा कितना पुराना है और कब तक सुरक्षित है। तमिलनाडु में एआईडीएमके के सांसद सीवी शनमुगम ने बीते दिनों सीएम एमके स्टालिन के अभियान अपना सपना बताया। इस पहल का मजाक उड़ाते हुए अभिनेत्री नयनतारा का जिक्र कर एक विवाद खड़ा कर दिया था।
उनके इस बयान पर डीएमके ने सख्त एक्शन भी लिया। ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक सांसद सीवी षणमुगम ने सीएम एम के स्टालिन से माफ़ी मांगी है। साथ ही अभिनेत्री नयनतारा को लेकर जिस तरह के लफ्ज़ों का उन्होंने इस्तेमाल किया उस पर भी उन्होंने दुख का इजहार किया और कहा, मेरी मंशा किसी को ठेस पहुंचाने की हरगिज नहीं थी। पटना में जनता दल यूनाइटेड की इफ्तार पार्टी इस बार सियासी मायनों में बेहद खास बन गई। सीएम नीतीश कुमार की मौजूदगी के साथ उनके बेटे निशांत कुमार की एंट्री ने कार्यक्रम को चर्चा में ला दिया। निशांत के समर्थन में बिहार का सीएम कैसा हो जैसे नारे भी इस इफ्तार पार्टी में गूंजे, जिससे उनके बढ़ते राजनीतिक कद के संकेत मिले। खास बात यह रही, जहां निशांत ने टोपी पहनी तो वहीं नीतीश कुमार ने खुद टोपी नहीं पहनकर उसे विजय चौधरी को पहना दिया। इस घटनाक्रम को राजनीतिक संकेत के तौर पर देखा जा रहा है, जिससे भविष्य के नेतृत्व परिवर्तन की अटकलें तेज हो गई। क्या कहिएगा? स्वाभाविक है, पार्टी की तरफ से था, पार्टी के नेता जमा खान जी ने आयोजित किया था इफ्तार पार्टी, उसमें आए, अच्छा लगा हम लोगों को। इसमें आपको अजूबा क्या लगता है? अजूबा नहीं, निशांत जी भी अब पब्लिक अपियरेंस, ये तो पार्टी में घोषणा करके उन्होंने कहा है कि अब हम पार्टी में सक्रिय भूमिका निभाएंगे। तब पार्टी का कार्यक्रम होगा तो वो आएंगे सक्रिय रहेंगे। हड़ताल होती है और हम सारे लोग जदयू की तरफ से इफ्तार है, इसलिए हम भाजपा के लोग भी आए। सहयोगी दल का इफ्तार है तो ये हर खुशी में हम शामिल होते हैं। सब भविष्य देखना आए, संजय सरागी जी भी आए जी, सब लोग आए। गठबंधन दल के मित्र उनको खुशियों में से एक होने आए। हिमाचल प्रदेश के जिला कुल्लू के पर्यटन नगरी मनाली के ऊपरी इलाकों में शाम को हुई भारी बर्फबारी के चलते अटल टनल और आसपास के इलाकों में 1500 से ज्यादा वाहन फंस गए। ऐसे में मनाली पुलिस और प्रशासन की टीम के द्वारा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया और वाहनों में फंसे लोगों को मनाली प्रशासन और पुलिस और बीआरओ की टीम ने बहाली के कार्य में वो जुटे रहे और लोगों को वहां से बाहर निकाला। हालांकि टूरिस्ट मार्च में मिलने वाली इस बर्फ से हैरान भी हैं और खूब मस्ती भी कर रहे हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि पिछले कल मनाली में बहुत अच्छी स्नोफॉल हुई है, जो यहाँ के टूरिज्म के लिए एक बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि मनाली का टूरिज्म मैक्सिमम स्नो पे डिपेंड करता है और जितनी भी स्नो एक्टिविटीज़ है तो वो अभी अच्छे से फिर से एक लंबे टाइम तक चालू रहेगी। और रोहतांग में जिस तरह की बर्फबारी हुई है जो पीछे के टाइम में लग रहा था हमें कि जल्दी मेल्ट हो सकती है, बट उसके लिए एक अच्छा बैकअप हो गया ये वाला जो स्नोफॉल है। तो इस बार का जो टूरिज्म है इसको हम बहुत अच्छा एक्सपेक्ट कर रहे हैं। देखा जाए तो ये बर्फबारी तो टूरिज्म के लिहाज से भी और जो हमारे फल उत्पादक है कृषि है उसके लिहाज से बहुत ही बढ़िया बर्फबारी पड़ी है और ये बहुत ही फायदेमंद रहेगी सबके लिए। टूरिज्म के लिए तो बहुत ही फायदेमंद रहेगी, क्योंकि पीछे हमारे मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट की वजह से कमर्शियल गैस सिलेंडरों की कमी देश में महसूस की जा रही है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में एक हॉस्टल में छात्रों के लिए खाना तैयार करने के लिए लकड़ी से जलने वाले चूल्हों का सहारा लिया जा रहा है। हालांकि छात्रों की शिकायत है कि इससे न सिर्फ खाना बनाने में ज़्यादा वक्त लग रहा है बल्कि खाने का स्वाद भी फीका पड़ गया। उनके मुताबिक पारंपरिक चूल्हों से निकलने वाला गाढ़ा धुआं मुश्किलों को और ज़्यादा बढ़ा रहा है। हम लकड़ी की व्यवस्था करवाएं थोड़ा से, लड़कों को खाना देना ही पड़ेगा, लेकिन गैस की बहुत समस्या है, गैस मिल नहीं रहा है। अब लड़कों को खाना देना, हम लोग लकड़ी मंगवाए हैं थोड़ा से और चूल्हा पे मतलब खाना बन रहा है। एलपीजी सिलेंडर को लेके ये समस्या आ रही है कि पहले हमारे हॉस्टल में एलपीजी पे खाना बनता था, लेकिन जब से ये ईरान क्राइसिस हुआ है, हॉर्मुज़ क्राइसिस, तब से हमारे हॉस्टल को भी पहले की तरह ही भट्टी को मंगाना पड़ रहा है, भट्टी पे खाना बनाना पड़ रहा है। इससे दिक्कत ये आ रही है कि धुआं अत्यधिक हो रहा है और खाना बनने में थोड़ी देरी भी हो रही है। मिडिल ईस्ट में जारी जंग के बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से भारत में एलपीजी की आपूर्ति होना शुरू हो गई है। भारत के 2 जहाज शिवालिक और नंदा देवी भारत पहुंच चुके हैं। शिवालिक के बाद आज सुबह नंदा देवी भी भारत आ चुका है। जामनगर के वडिनार पोर्ट पर आज सुबह एक बड़ा एलपीजी कार्गो लेकर जहाज एमटी नंदा देवी पहुंचा। दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी के चेयरमैन सुशील कुमार सिंह ने बताया कि नंदा देवी जहाज 46,500 मीट्रिक टन एलपीजी लेकर आया है, जिसका ट्रांसफर गहरे समुद्र में शिप टू शिप प्रक्रिया के जरिए किया जाएगा।
शिप जो आज सुबह 2:30 पे आया है और ये 46,500 मेट्रिक टन एलपीजी लेकर के आया है, 46,500 मेट्रिक टन। और यहाँ पे ये इसका शिप टू शिप ऑपरेशन होगा। ये वेसल एंकरेज एरिया में हाई सीज में ये ऑपरेशन होगा, ट्रांसफर होगा। जो डॉटर वेसल है BW बर्च वो भी आ चुका है, उसको साइड में प्लेस करने के लिए जो इक्विपमेंट्स लगते हैं, फेंडर्स वगैरह, वो भी पहुंच गए हैं। तो वो अरेंजमेंट चल रहा है और अगले 1 से 1.5 घंटे में ये एक दूसरे से कपल हो जाएंगे। तो करीब 2 बजे तक ये ऑपरेशन शुरू हो जाएगा ट्रांसफर का। और उसके बाद BW बर्च का जो अभी प्लान है वो ये है कि वो ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनाव एक बार फिर बढ़ गया। अफगानिस्तान का दावा है कि पाकिस्तान ने राजधानी काबुल के एक अस्पताल को एयर स्ट्राइक में निशाना बनाया है। इसमें 400 लोगों की जान चली गई और 250 से ज्यादा लोग घायल हो गए। हालांकि पाकिस्तान की ओर से इन आरोपों को खारिज कर दिया गया। अफगानिस्तान के स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रवक्ता शराफत जमान ने बताया कि काबुल में नशा मुक्ति केंद्र के तौर पर इस्तेमाल हो रहे एक अस्पताल पर हमला किया गया। इस हमले में कई मासूमों की जान चली गई। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के प्रवक्ता मुशर्रफ जैदी ने अफगानिस्तान के आरोपों को पूरी तरह से झूठा करार देते हुए खारिज कर दिया। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनी की हत्या के बाद अब इजराइल ने तेहरान के दूसरे सबसे पावरफुल नेता अली लारिजानी को निशाने पर लिया है। इजराइल के रक्षा मंत्री ने एक दावे में अली लारिजानी को मार गिराने का दावा किया। अल जजीरा के मुताबिक रक्षा मंत्री इजराइल क़ुद्स ने लारिजानी के मौत का दावा किया। हालांकि ईरान ने इसे खारिज किया है। ये हमला सीक्रेट खुफिया रिपोर्ट के आधार पर किया गया। हमले में लारिजानी की मौत हुई है या नहीं, इजराइल अब ये पता लगा रहा है। खामेनी की हत्या के बाद लारिजानी ही सेना को कोऑर्डिनेट कर रहे थे। हालांकि ईरान ने 4 उत्तराधिकारी का फॉर्मूला लागू कर रखा है। इसके तहत किसी भी पद पर बैठे शख्स की अगर हत्या होती है तो तुरंत उनके उत्तराधिकारी का ऐलान हो सकता है। एक पद के लिए ईरान ने पहले से ही 4 उत्तराधिकारी का नाम तैयार रखा है। ראש הממשלה בנימין נתניהו ואני הנחינו את צה"ל להמשיך ולצוד את הנהגת משטר הטרור והדיכוי באיראן ולגדוע שוב ושוב את ראש התמנון ולא לתת לו לצמוח. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ דיבר על קצב התחלופה הגבוה של מנהיגות איראן. खबर दिन भर में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, बने रहें मुंसिफ टीवी के साथ।